तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो वीडियो है वो है बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर ए लेवल फर्दर मैथ्स। साद ने ए लेवल केमिस्ट्री की गाइड तो पहले ही बना दी थी। आज मैंने ए लेवल फर्दर मैथ्स की गाइड बनानी है और मेरा नाम है इब्राहिम। और क्योंकि मैंने खुद फर्दर मैथ्स ए लेवल में रखी है तो आई थिंक मैं आपको इस प्रोसेस में ज़्यादा अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। तो लेट्स बिगिन। पहले गाइस हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। फर्दर मैथ्स में बेसिकली आपके पास होते हैं चार पेपर। फर्दर प्योर मैथ्स वन, फर्दर प्योर मैथ्स टू, फर्दर मैकेनिक्स और फर्दर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब जो आपका ये पेपर वन होता है ये आपका होता है एएस में। जो आपका ये पेपर टू होता है ये आता है आपका ए टू में। ये आपके पास चॉइस होती है, आपने फर्दर मैकेनिक्स एएस में देनी है या आपने फर्दर स्टैटिस्टिक्स एएस में देनी है। ज़्यादातर बच्चे क्योंकि M1 दे रहे होते हैं मैथ्स में एएस में तो वो मैकेनिक्स के साथ ही जाते हैं। लेकिन आपके पास चॉइस होती है कि आपने कौन सा करना है। लेकिन इन शॉर्ट ऐसे आपको मैथ्स में ऐसे चॉइस मिलती है कि आपने अगर M1 रखा है तो आपने पहले साल S1 रखा है तो अगले साल आप M1 कर सकते हो या आप S2 कर सकते हो। इधर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको चार पेपर्स है और आपने चारों के चार ही करने हैं, या कॉम्पोजिट या आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। अब जो फर्दर प्योर वन है पेपर वन, इसमें है बेसिकली आपके पास 60 टॉपिक। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, रैशनल फंक्शन एंड ग्राफ, समेशन ऑफ सीरीज, मैट्रिसेस, पोलर कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर्स एंड प्रूफ बाय इंडक्शन। जो पेपर टू है उसमें है हाइपरबोलिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो चार टॉपिक है ये आपकी ए टू की पेपर थ्री में, पेपर थ्री जो मैथ्स है उसमें भी है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा और एडवांस है। अब जो फर्दर मैकेनिक्स है उसमें अब ये बिल्कुल भी M1 की तरह नहीं है। आपका जो ए लेवल में M1 है मैथ्स का, वो इस उस तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसमें जो टॉपिक है वो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, सर्कुलर मोशन, हुक्स लॉ, लीनियर मोशन एंड वेरिएबल फोर्स एंड मोमेंटम। अब ये नाम से बजाय सेम लगते होंगे उनसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही एडवांस है। और इसमें जो आपकी जो थ्यू इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं और आपके जो क्वेश्चन टेस्ट होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। मतलब एज़ कम्पेयर टू पेपर वन ये ज़्यादा मुश्किल पेपर होता है और इसमें मार्क्स स्कोर करना भी निहायत मुश्किल होता है। मैं अभी आपको थ्रेशोल्ड से भी दिखा दूंगा। और ये जो आपका है टॉपिक सर्कुलर मोशन, अब ये आपका ए टू की जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर है और इस जो ये सर्कुलर मोशन है इसे थोड़ा ज़्यादा कवर करता है ए टू की फिजिक्स से। अब इससे अब आप निकाल लें कि कितना डिफ़िकल्ट ये चैप्टर हो सकता है और कितना डिफ़िकल्ट ये पूरा पूरा पेपर इंतहाई इतना मुश्किल है कि मैं आप क्या बताऊँ आपको। फिर आपका आता है पेपर फोर। अब उसमें आता है आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स इन इंटरफेस यूजिंग नॉर्मल एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स स्क्वायर टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शंस। ये भी आपके S1 और S2 का ज़रा हाई हाई लेवल है। जो आपका S1 और S2 दोनों दोनों अब ये भी बच्चों को होता है कि हमने तो वो पढ़ी नहीं है तो हम क्या करें। तो अब ये होता है अगर आपने M1 S1 दिया आपने S2 नहीं पढ़ी तो आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। अब जो आपका ये पेपर वन है, अब इसमें होता है बच्चों को हमने तो ए लेवल की P3 पढ़ी नहीं है। जैसे अब ये वेक्टर का टॉपिक है। अब इस वेक्टर के टॉपिक में बेसिकली ये वेक्टर का जो टॉपिक है ये आपका A2 की जो P3 है उससे भी एडवांस है। ये है है सही टॉपिक, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये उससे भी एडवांस है। अब इसलिए बच्चे को फिर बच्चे जो है वो पहले रख लेते फर्दर मैथ्स के, कहते नहीं हो जाएगी, लेकिन एंड में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। यही मैंने आपको पहले बताया कि पेपर वन पेपर थ्री आपके पास चॉइस होती है या आप एएस में दे या आपके पास होती है पेपर वन पेपर फोर दे। ए टू में फिर आपको एंड में सबको इकट्ठे करना पड़ेगा ऑल फोर। मतलब पेपर वन पेपर थ्री पहले दिए फिर पेपर टू पेपर फोर देंगे, या अगर आपने पेपर वन पेपर फोर पहले दिए तो आप पेपर टू पेपर थ्री देंगे। अब हम देखते हैं ओवरव्यू हर पेपर का। पेपर वन 75 मार्क्स 2 आवर्स और 6 से 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 7 टॉपिक्स आई मेंशन अबव।
60% ऑफ द AS लेवल एंड 30% ऑफ द A लेवल। फिर होता है आपका फर्दर मैकेनिक्स पेपर 3, 1 hour 30 minutes, 50 marks, 5 to 7 structured questions based on the further mechanics subject content, 40% of the AS level, 20% of the A level। फिर आपका होता है फर्दर प्योर मैथमेटिक्स 2, 2 घंटे का पेपर होता है, 75 मार्क्स का पेपर होता है और 7 से 9 क्वेश्चन होते हैं। तो और ये होता है 30% ऑफ द A लेवल। फिर आपके पास होता है फर्दर स्टैटिस्टिक्स, ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है, सेम लाइक फर्दर मैकेनिक्स, 1 hour 30 minutes, सेम लाइक फर्दर मैकेनिक्स, 5 to 7 क्वेश्चन, सेम लाइक फर्दर मैकेनिक्स, 40% ऑफ AS लेवल, ये अगर आपने नहीं दिया, और 20% ऑफ A लेवल। अब ये मैंने आपको रूट्स पहले ही मेंशन कर दिए थे, ईडर P1 P3 और P1 P4 AS में, या अगर आपने A लेवल कंप्लीट देना है, रूट 3 में जाना है सेम सीरीज में, तो आपका चारों इकट्ठे देंगे। या अगर आपने P1 P3 और फिर P2 P4 या P1 P4 P2 P3, ये ऐसे ही आपका यही रूट है, यही ऑप्शन है आपके पास टू कंप्लीट योर ए लेवल, फॉर टू कंप्लीट ए लेवल फर्दर मैथ्स। अब हम देखेंगे प्रायर नॉलेज, जो मैंने ऊपर बात की थी कि क्या अगर मैं पेपर 1 ले रहा हूँ तो मुझे A2 की पेपर 3 की मैथ पता होनी चाहिए। तो जी हाँ जी, ये बिल्कुल आप शॉक होंगे कि कैसे, क्यों, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि उन्होंने खुद लिख दिया है कि अगर आपने फर्दर प्योर 1 में आपको 9709 मैथ्स का, जो आपका A लेवल मैथ्स है, उसका पेपर 1 जो AS में होता है और पेपर 3 जो आपका A2 में होता है, उसकी आपको कंटेंट ज़रूरी है। फर्दर प्योर मैथमेटिक्स 2 तो जाहिर सी बात है A2 में होगा, तो उसका तो जाहिर सी बात है लाजमी जानना होगा। फिर फर्दर मैकेनिक्स, अब इसमें आपका पेपर 1 भी, पेपर 3 भी, A2 का और M1 भी। M1 का बिल्कुल भी, M1 तो बेसिक होता है तो उसमें इतना नहीं होता। फर्दर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 भी, पेपर 3 भी, S1 भी और S2 भी। तो अब इसमें मतलब आपको ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक भी, और उनकी मतलब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उनको अपने जो कंटेंट आपका जो सिलेबस है उसको आप अच्छी तरह आप उसको सॉलिडिफाई कर सकें। फिर अब आपका फर्दर प्योर 1 का जो आपका टॉपिक्स है वो आ गए, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, रैशनल फंक्शन एंड ग्राफ। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इंतहाई आसान चैप्टर है। रैशनल फंक्शन एंड ग्राफ भी आसान ही है, लेकिन उसको ज़रा ग्राफिंग वगैरह करनी होती है, और उसमें ज़रा बच्चे फंस जाते हैं कि वो करते नहीं है इतनी प्रैक्टिस, और उनको पता नहीं होता है एसिम्प्टोट कैसे बनाने हैं, ये कैसे करना, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस करें, लाइक 3-4 साल के पास पेपर कर लें, तो आराम से हो जाता है। और ये मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 3-4 सालों के पास पेपर भी कर लेना, तो आपका आराम से ए बन जाएगा। लेकिन ये है, आपकी जो बेस है, जो आपका सिलेबस है, वो आपका सॉलिड होना चाहिए, आपकी बेस सॉलिड होनी चाहिए, और आपका कोई भी उसमें वो नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसमें डाउट है या इसमें डाउट नहीं है। और बस यही है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपको पहले ये होना चाहिए कि आपको समझ है, आपको सिलेबस की समझ है, आपको कॉन्सेप्ट समझ है, आपको क्वेश्चंस की समझ है, आपने सारी प्रैक्टिस की हो, आपकी बेस अच्छी हो, आपकी कॉन्सेप्ट सॉलिड हो, आपका सिलेबस की जो बेस बनी है वो आपकी सॉलिड हो, तभी आप आगे 3-4 साल के क्वेश्चंस करके आप आराम से ए सिक्योर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। वरना ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, और एंड में बच्चा कहता है कि यार मैंने ये सब्जेक्ट क्यों रखा, मैं कोई आसान सब्जेक्ट रख लेता, मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट रख लेता, मुझे मैं चौथा सब्जेक्ट अगर रखना ही था तो मैं कोई और सब्जेक्ट रख देता। फिर अब दूसरा टॉपिक आता है समीशन ऑफ सीरीज। अब इसमें आपका ये देखें, ये पार्शियल फ्रैक्शन का लफ्ज़ आ रहा है। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, अब ये है A2 का P3 का टॉपिक, ये P3 का टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक बनाया हुआ है, आप सिलेबस जाके खोल भी लें, ये P3 का टॉपिक है। अब इसमें आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, और इस चैप्टर का, अब जाहिर सी बात है, ये चैप्टर का सवाल आएगा 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 ही आएगा, तो अब आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें सम तो इन्फेंट्री ये सारा है, ये आएगा 6-7 नंबर का सवाल, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और आपको A2 की जो P3 है उसका आपको ये खोलना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा इससे। अब आता है मैट्रिसेस। अब आप कहेंगे ये ओ लेवल नहीं, ये ओ लेवल वाली बिल्कुल नहीं है, ये ओ लेवल में पढ़ी थी, लेकिन ये ना ओ लेवल के एड मैथ्स में
अब ना ए लेवल के मैथ्स में अब ये है ए लेवल के फर्दर मैथ्स में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। अब इसमें क्या है, इसमें आपको हम ओ लेवल में पढ़ते थे 2x2 मैट्रिसेस, अब ये है 3x3 मैट्रिसेस। अब इसमें आपको डिफरेंट वो रूल्स है वो आपने याद करने हैं, फिर आपने सॉल्व कैसे करनी है। जैसे इधर आपको रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इनलार्जमेंट, स्ट्रेच, शेयर, इन सब की जो हम मैट्रिसेस याद करते थे, या हम या आप कुछ लोग डिराइव भी ऐसे करते थे, यहाँ ए है 1 0 और यहाँ बी है 0 1, तो इस तरह डिराइव भी कर सकते थे। 2D को हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, और ये उसने मांगी भी 2D है। लेकिन स्ट्रेच और शेयर ये नया चीज़ है, तो इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। बाकी रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इनलार्जमेंट को हम कर सकते हैं। बाकी जो है ये अब मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, लेकिन ये है इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, और इसकी ये ज़रा कम अमाउंट ऑफ टाइम मांगता है प्रैक्टिस का। और ये इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है, मतलब ये आसान आसान टॉपिक है, इसमें मार्क्स आ जाते हैं। फिर आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये चीज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब जितना ये छोटा चैप्टर लग रहा है, ये बिल्कुल भी छोटा चैप्टर नहीं। ये पहले तो आपको ये कहेंगे बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पहले तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, और ये कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या फ़र्क होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या फ़र्क होता है। फिर वो आपको इंटीग्रेशन का कहेगा। अब इंटीग्रेशन आपकी ये जो है वो ए लेवल P3 की है, A2 P3 की है। ये बिल्कुल भी आपकी जो P1 में आती है इंटीग्रेशन, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। जो ए लेवल P3 के जो आपके रूल्स है वगैरह, वो सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चे करते नहीं हैं ए लेवल P3, और ज़्यादा टीचर भी नहीं कराते, तो इसलिए बच्चे इसमें मार खा जाते हैं और बच्चे इसमें नंबर कम ले आते हैं। फिर आता है आपके पास वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स भी आपका जो है वो ए लेवल के जो है P3 उसका जो है एडवांस है। ए लेवल की P3 में आपका होता था डॉट प्रोडक्ट, इसमें आपका होता है, अब इसमें आपके पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट भी, इसके पास आपके पास होता है इसमें। तो अब फिर आपके ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, ये अब आपको ये भी आपको देखने पड़ेंगे, इनको अपने हर इन टाइप के क्वेश्चन, अब इस हर टाइप का क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। अब आपने ये करना होगा कि आपको पहले ये समझने होंगे रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, आपको अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, फिर ही आप पास पेपर में इन सवालों के टाइप को समझ पाएंगे और फिर कर पाएंगे। फिर आएगा प्रूव बाय इंडक्शन। अब ये भी इंतहाई आसान टॉपिक है, ये आपकी ए लेवल की P3 का कोई टॉपिक नहीं मांगता, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, और ये इसमें भी ये 5-6 नंबर का आता है, तो बच्चे इसमें भी वो कर सकते हैं, नंबर ले आते हैं। अब फिर आपके पास आता है फर्दर प्योर मैथमेटिक्स 2 का कंटेंट। अब इसमें आपके पास आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, फिर आपके पास आती है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड में आपके पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये आपके पास है A2 P3 का कंटेंट, ये लिखा हुआ है। एनी इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन में रिक्वायर टेक्निक फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ए लेवल मैट्रिक्स अप्लाई टू मोर डिफिकल्ट केसेस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर दिस और यूज बाय इंटीग्रेशन फॉर ये। अब ये जो चीज़ें हैं ना, अब आपने ये A2 के P3 में नहीं आपने पढ़ी होनी, ये अब आपको फर्दर मैथ्स में ही आप पढ़ोगे, और फिर फर्दर मैथ्स में ही आप ये चीज़ें पढ़ के आप करोगे। अब ये मैट्रिसेस है, अब ये मैट्रिसेस जो हैं, ये है आपका जो आपने पेपर 1 में पढ़ा, ये उसका एडवांस है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये आपको ग्राफ करना है, वही जैसे रैशनल फंक्शन होता था। अब इसमें ज़रा एडवांस है, ये दूसरी चीज़ है, लेकिन है उसमें भी आपने इसको सॉल्व करना है और आपने इसको ग्राफ करना है, ये है वही चीज़, मतलब ग्राफिंग की तरह ही एक चीज़ है। फिर आता है आपके पास फर्दर मैकेनिक्स का पेपर 3। अब इसमें पहला टॉपिक है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, तो ये आपको लगेगी फिजिक्स ही है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस है, मतलब बहुत ही एडवांस, आपको काइनेमेटिक्स से भी एडवांस, जो हम पढ़ते थे काइनेमेटिक्स उस जैसे बिल्कुल नहीं है, ये उससे भी एडवांस है। और इसके अगर आपको टॉपिक समझ आ जाए, लेकिन आपने इसके सवाल नहीं समझे हो, ठीक है, तो आपकी बेस नहीं बनी होगी। आपको पहले टॉपिक समझने के बाद आपको सवाल करने नहायत ज़रूरी है, ऑल केसेस के सवाल करने नहायत ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको टॉपिक समझ नहीं आएगी जब तक आपने सवाल नहीं किए होंगे। आपको हर
हर टॉपिक के हर टाइप के सवाल करने होंगे टू मास्टर दैट टॉपिक एंड इन ऑर्डर इवेंचुअली मास्टर दैट पेपर। आप एक पेपर को तभी मास्टर करोगे जब आप उस पेपर के सारे या ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को मास्टर कर लो। अब एक चैप्टर को मास्टर करने का मतलब है उसको पहले उसके सिलेबस को इस तरह पढ़ना कि आपको समझ आ जाए, और फिर उसके क्वेश्चन इस तरह करना और इतने करना कि आपको समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि इस टाइप में ये होगा, इस टाइप में ये होगा और इस टाइप में ये होगा। फिर आपका आता है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, सबसे मुश्किल चैप्टर है इस पेपर का। क्यों? क्योंकि इसमें अब ये जो फिजिक्स है ये हमने कभी भी नहीं पढ़ी, अब ये न्यू टाइप ऑफ फिजिक्स है तो हमें ये पढ़नी पड़ेगी। फिर आपके पास आता है सर्कुलर मोशन। अब ये होता आसान चैप्टर है लेकिन इसके सवाल इंतहाई मुश्किल तरह से आते हैं, तो इसको समझना और इसकी बेस बनाना, इसकी कोड बनाना, ये आपको ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। फिर आता है आपके पास हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ जो ओ लेवल वाला था और ए एस लेवल जो फिज़िक्स में थे, ये उससे एडवांस है, और इसमें जो सवाल आते हैं वो भी आपको ये होता है ऑलमोस्ट। हमें जो ओ लेवल और ए एस में ये होता था ना कि डायग्राम दी होती थी, फर्दर मैथ्स में ज़्यादातर में, फर्दर मैकेनिक्स में डायग्राम नहीं दी होती, तो इसलिए आपको ये टाइम की शॉर्टेज भी हो जाती है, और अगर बंदे को सवाल की समझ ही ना आए तो पेपर अच्छा होता ही नहीं है पर बंदे का। फिर आपके पास आता है लीनियर मोशन और वेरिएबल फोर्स। अब इसमें भी आपकी जो है कैलकुलस रिक्वायर्ड इज टू कंटेंट फॉर प्योर 3 इन कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स। ओनली डिफरेंस इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल आर इंक्लूडेड। ये आपका फिर आप A2 के P3 का इसमें आपका टॉपिक आएगा, इसमें आपका कंटेंट आएगा इस चैप्टर में। और ये चैप्टर आसानी होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा होता। फिर आपके पास आता है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम जो ओ लेवल और ए एस वाला मोमेंटम उससे भी एडवांस है, उससे भी ज़्यादा एडवांस है, और इसमें आपको शेप्स को फिगर आउट करना होता है, फिर आपको उनकी डायरेक्शन करनी होती है, फिर आपको उनके कॉम्पोनेंट बनाने होते हैं, फिर आपको करना होता है कि जब कोलिजन हो, फिर सारे ये चीज़ें हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब अगर एक बंदे की बेस ही नहीं होगी, अगर एक बंदे को समझ ही नहीं आएगी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की समझ आ गई लेकिन ये नहीं पता कि मैंने आगे करना क्या है, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं है कभी, तो जाहिर सी बात है पेपर अच्छा कहाँ से होगा, पेपर तो कभी अच्छा नहीं होगा फिर आपका आता है फॉर प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। यही S1 और S2 की आपके पास जो है उसका एडवांस है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स इन इंटरफेस यूजिंग नॉर्मल एंड टी डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्स स्क्वायर टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर आपका एंड में आता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शंस। अब फिर आपके पास ये लिस्ट ऑफ फार्मूला शीट होती है जो आपको हर पेपर, मैथ्स के हर पेपर में मिल जाती है। ये प्योर मैथ्स का होता है और ये पेपर 3 का होता है। पेपर 3 का और पेपर 1 का भी होता है, लेकिन मोस्टली ये जो चीज़ है ये पेपर 3 होती है, और ये चीज़ जो है आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी इस्तेमाल होती है फर्दर प्योर 1 में। फिर ये आपको डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये आपके फर्दर प्योर 1 के फॉर्मूलाज है। ये आपका है समेशन ऑफ सीरीज़ के, और ये आपका है ए टू के पी, जब A2 में जब आप पढ़ते हो फर्दर प्योर मैथमेटिक्स 2, ये उनका है। ये ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपका A2 का। हाइपरबोलिक फंक्शन, ये भी आपका A2 का। ये डिफरेंशिएशन A2 की P2, फिर इंटीग्रेशन A2 की P2। ये M1 के फार्मूलाज है बेसिक, और ये फंडा मैकेनिक्स के फार्मूलाज है। फंडा मैकेनिक्स में आपको फार्मूलाज आपको याद ही हो जाएंगे, ये बस आपको फार्मूला लगेगा, लेकिन ये भी आसान ही फार्मूला है, इसको अगर आप डिराइव करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर आपके पास ये हुक्स लॉ के फार्मूलाज है, और ये आपके मोशन ऑफ सर्कल के फार्मूलाज है। फिर आपके पास ये सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। अब आप कहोगे ये क्या है, ये जब आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर, तो अब आपको पता चलेगा कि ये आप जो सेंटर ऑफ मास दिए होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, ताकि हम उसको यूज़ कर पाए, उसका रेडियस फाइंड कर ले, उसका डिस्टेंस फाइंड कर ले। फिर ये S1 के फार्मूलाज, S2 के फार्मूलाज, ये आपके पास फर्दर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज। अब हम डिस्कस करते हैं थ्रेशोल्ड। जब बच्चे कहेंगे कि 75 में से 53 तो कुछ भी नहीं है, इतना आसान है, तो ये इसी पेपर इसलिए लो है, इसका थ्रेशोल्ड इसलिए लो होता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उस पेपर में उतने ही नंबर स्कोर कर सकते हैं ए फॉर इन ऑर्डर टू सिक्योर ए। अब आप ये शौक होंगे कि
75 में से 53 बच्चे, ज़्यादातर ने 53 ले लिए। ऐसे हुआ है, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चे इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो कि बच्चों ने नहीं किए होते। लाइक एग्जामिनर ने A2 के P3 का सबसे मुश्किल सवाल और उससे ही मेले झूले आपको दे दिया इस मई जून 2024 में। पेपर 1-2 या पेपर 1-1 या पेपर 1-3 सेम है। तो बच्चों को नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने, मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों ने ए लेवल की P3 की पढ़ी ही नहीं है। ए लेवल की P3 की का कंटेंट ही नहीं पढ़ा, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो आता है, हमें तो आता है। ऐसे नहीं होता। फिर आपके पास आता है पेपर 2-1, पेपर 2-2, पेपर 2-3। अब ये जो टॉपिक है, आप जाहिर सी बात है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं एएस के बाद वो फर्दर मैथ छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पाती। अब जो 2-1, अब जो A2 में रखते हैं कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही रखते हैं क्योंकि उनका ए लेवल एएस में उनका हाई ए होता है, और वो कोशिश करते हैं कि A2 में ए स्टार या ए ले लें। लेकिन ऐसे बच्चे होते कम है, लेकिन वो यही होते हैं जिनको मैथ्स का फुल क्रेज हो और उनको समझ आती है, उनके पास अच्छे टीचर्स हो, उनके पास अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। अब 65 मतलब पेपर जिन जिन बच्चों ने दिया था, कम बच्चों ने दिया था, ज़्यादा बच्चे नहीं देते, कम बच्चों ने दिया था, और उन्होंने इतने नंबर लिए कि वो इतने नंबर पे ए बन रहा है। फिर आता है आपके पास 3-1, 3-2 और 3-3। ये है आपका फर्दर मैकेनिक्स का। अब इसमें आप देखें 25 पे भी इसने ए नहीं दिया, लेस देन 50% पे उसने ए दिया। इसका क्या मतलब है कि पेपर बच्चों को आता ही नहीं था। पेपर 3-3 में 32 है, मतलब उधर बच्चों को आता था, वो वाला पेपर आसान था, और उधर बच्चों को आता था, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी। लेकिन पेपर 3-1 3-2 ये बच्चों को आता ही नहीं था। इसका मतलब कि ज़्यादातर बच्चों के 30 पेपर 3-1 और पेपर 3-2 में 23 आए हैं या उससे ऊपर आए हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर ए। फिर आपका बात आता है 4-1, 4-2, 4-3। अब इसमें भी 50 में से 41 पे, मतलब जिन जिन बच्चों ने रखा उनको इतने आते था कि वो उन्होंने 41 स्कोर किए टू सिक्योर ए इन इन फर्दर स्टैटिस्टिक्स। फिर अब हम देखते हैं ए स्टार का अपना कंट्री में 12, 22, 32। अब ए स्टार के है 216 आउट ऑफ 250, और ए के है 182। तो अब थ्रेशोल्ड ठीक है, लेकिन ठीक इसलिए है क्योंकि इट्स द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर, इट्स द डिफ़िकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट। इट्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। पहली बात तो ये है, ये हलवा नहीं है, ये बिल्कुल भी हलवा नहीं है। लाइक अगर आप कहो ना ए लेवल हलवा, ए लेवल हलवा है ही नहीं। ए लेवल का किसी सब्जेक्ट का हलवा नहीं। ये ए लेवल का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट। ए लेवल मैथ्स से ही लोग इतने डरते हैं, ये ए लेवल मैथ्स से का भी एडवांस चीज़ है। यूनिवर्सिटी लेवल की मैथ्स इसमें आती है। फिर आप एएस का अगर हम देख लें तो 1232 है 76, और 1242 है 94। अब ज़्यादातर बच्चों को जो मैं जानता हूँ उनके 76 भी नहीं आए 125 में से। और ऐसे भी है, एक बच्चे का पेपर 1 में ए है, दूसरे में डी या ई है, उसका बी लगा दी है। क्यों? क्योंकि उसका पेपर 1 में उसका वो हो गया है, क्या कहते हैं, ज़्यादा नंबर आ गए, और पेपर मैकेनिक्स में आए नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर 1 का तो कंटेंट है, पेपर 1 का उसने देख लिया कहीं से, उसने देख यूट्यूब में, अगर यूट्यूब में कैम्ब्रिज का नहीं है लेकिन उसने देख लिया, उसने किसी तरह कर लिया। जो मैकेनिक्स है उसमें कंटेंट ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आई। जब उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगी, उसकी बेस ही नहीं बनेगी, तो उसका ग्रेड कैसे आएगा? सारी बात ही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग फर्दर मैथ्स। तो प्रोज ये है, मैं प्रोज इतने नहीं है जितने कॉन्स है, मैं ये कहूँगा, लेकिन प्रोज है। अब प्रोज ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में अगर आपने मैथ्स पढ़नी है, लाइक ज़्यादातर बच्चे करते हैं बीएस मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये यूज़फुल है। और फिर ये है कि अगर कि यूनिवर्सिटी में ये, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में ये बहुत असर करता है कि अगर आपका फर्दर मैथ्स में ए बी, ए स्टार ए या बी हो, सी या उस तरह अफेक्ट नहीं करेगा। फिर वो कहेंगे आपने पैसे ज़ाया ही किए दे के। ए स्टार ए या बी हो तो यूनिवर्सिटी में को ये बहुत इम्प्रेस करता है और अफेक्ट करता है कि इस बच्चे ने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ए लेवल का वो दिया और उसको इसमें ये एक रिस्पेक्टेबल ग्रेड सिक्योर किया। अब कॉन्स ये है, अब कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स में अब ये चीज़ है कि डिफ़िकल्टी ऑफ द
सब्जेक्ट। अब मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने फर्दर मैथ्स रखनी है तो पहले तो आपने ओ लेवल में मैथ्स एडवांस रखी हो, और मैथ्स एडवांस में आपका प्रेफरेबली 2 स्टार हो, मतलब मैथ्स एडवांस में आपके स्टार हो, या मैथ्स में स्टार, फर्दर एडवांस में ए, तब भी चल जाएगा। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फर्दर मैथ्स ना रखो, क्योंकि फर्दर मैथ्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और उसकी जगह आप कोई आसान सब्जेक्ट रख लो। लाइक अगर आपने कंप्यूटर रखी है तीसरी, तो आप चौथी केमिस्ट्री रख लो, या अगर आपने तीसरी केमिस्ट्री रखी है तो चौथी कंप्यूटर रख लो, या कोई बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट रख लो, इकोनॉमिक्स या बिजनेस, या अगर आपने केमिस्ट्री रखी है तो आप आईटी रख लो कंप्यूटर की जगह। फर्दर मैथ्स जो है वो इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और उसको कवर करने में ही आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को आपको की कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। ये ट्रू है, ये फैक्ट है। अगर आपको मैनेज करना होता है तो आपको, या एक अगर अपने करना है कि मैंने फर्दर मैथ्स में आज मैंने फर्दर मैथ्स ही पढ़नी है, तो आप 5-6 घंटे फर्दर मैथ्स पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या बनेगा। लाइक एएस की ही बात कर लो, अगर एएस की अगर आपने फिजिक्स पास पेपर तो आपने करने ही पढ़ने हो पड़ेंगे। अगर आपने फर्दर मैथ्स के अगर आपने कॉन्सेप्ट ही पढ़ने शुरू हो गए, कॉन्सेप्ट ही अगर आपने एक दिन रिवाइज करने शुरू हो गए, तो आपका फर्दर जो बाकी सब्जेक्ट का क्या बनेगा, उनको मैनेज कैसे करोगे। इसलिए, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसमें टाइम, ये बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आपको ए है, ये मैं नहीं कह रहा है ए स्टार ए नहीं आता, आता है बच्चों को, आता, जाहिर सी बात आता है, लेकिन कुछ बच्चों को आता है। और वो कुछ बच्चों का क्यों आता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे रखते हैं। लाइक 100 में से 5 या 10 बच्चे रखते हैं, तो उन 5 से 10 बच्चों में से 5 अगर रखते हैं तो 4 का तो ए या ए स्टार आता है। अगर 10 रखते हैं तो 60 या 8 का ए या ए स्टार आता है। क्यों आता है? और ये ज़्यादातर बच्चे दूसरे कंट्री से होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब क्यों? क्योंकि जो उन वहाँ के टीचर होते हैं, जो अगर आपको लगे कि आपके टीचर अच्छे हैं और एक्सपीरियंस है, और उनके उनके डिस्टिंक्शन या उनके ए स्टार्स ए आए हुए, तो आप करें, तो आप फर्दर मैथ्स रखो। लेकिन अगर नहीं है ऐसी चीज़, तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट रख लो, केमिस्ट्री रख लो, कोई और सब्जेक्ट रखो जिसमें ग्रेड सिक्योर करना आसान हो, और थ्रेशोल्ड कम हो, और आपको समझ है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग ना हो। फिर अब दूसरी चीज़ है करियर पाथ्स विद फर्दर मैथ्स। अब इसमें करियर पाथ्स में पहले ही बता दिए, बीएस मैथ्स विद इकोनॉमिक्स। फिर बीएस मैथ्स अगर आपने आगे करनी है, या आपने मैथ्स रिलेटेड कोई फील्ड करनी है, या ये भी होता है कि अगर का आपने कंप्यूटर साइंस में जाना है बीएससीएस में, तो लाइक अगर आपने बाहर जाना है बीएससीएस में, तो यूके की स्पेशली रिकमेंड करती है कि आप फर्दर मैथ्स आप रखो, और उसमें आपका ए या बी आया हो। ए रिकमेंड करती है, कंपलसरी नहीं है। फिर आपका है बेस्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन विद दिस सब्जेक्ट। मैंने पहले भी ये कहा है कि ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और फर्दर मैथ्स, ये ज़्यादातर बच्चे रखते हैं। या बहुत ही रेयर हो कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर फर्दर मैथ्स, या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फर्दर मैथ्स। फर्दर मैथ्स जो है ना, वो आप अगर आप एज ए फिफ्थ सब्जेक्ट रखोगे ना, तो आप किसी एक में मार खा लोगे, या फर्दर मैथ्स में मार खा लोगे, या किसी एक में मार खा लोगे। फिर आप कहोगे यार मेरे 4 स्टार/ए है, और लेकिन मेरा एक बी है, या आप ऐसे करोगे। या हो सकता है 4 स्टार एक बी, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्दर मैथ्स का कुछ भी नहीं पता। आप या तो आप उसमें छा जाओगे, या आप उसमें मार खा लोगे, या आप किसी और में छा जाओगे, इसमें मार खा लोगे, या तो आप इसमें छा जाओगे, क्योंकि फर्दर मैथ्स का कुछ भी नहीं पता। आप दूसरे में मार खा लोगे, इसमें छा जाओगे, तो किसी कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल ही मैथ्स का क्रेज है, या आपने मैथ्स को आगे कंटिन्यू रखना है, तो आप करो। वरना अगर आपको नहीं, आपको पता है कि मैंने इतनी मैथ्स का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मैथ्स मुझे अच्छी लगती है, जाहिर सी बात है कुछ लोगों को है जो मैथ अच्छी लगती है, लेकिन इतनी मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती कि आपने फुल अपने बोझ ले लेना है, और फिर आपने इतनी पढ़ लेनी है कि फिर आप एंड में रिग्रेट करो कि यार मैंने क्लास में कोई अच्छा सब्जेक्ट या आसान सब्जेक्ट रख लेता, दूसरा सब्जेक्ट रख लेता फर्दर मैथ्स की जगह। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि फर्दर मैथ्स की पूरी गाइड आपको दे दी है। अब आगे आपका फैसला है कि आप क्या करते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।